हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस तो शायद कम ही अच्छा लग रहा है, इसलिए इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। बट कोई नहीं, मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट कराना है, मुझे मेरा 100% देना है। एंड कहीं पे किसी टॉपिक पे देखो, अभी तक हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 12 का पार्ट 1 जो फिज़िक्स है, इसके 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा जो चैप्टर था वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे था। सेकंड चैप्टर था हमारा वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस। तो दोनों हमने किए। दोनों चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया था। द रीज़न इज़ कि उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए आपको, न कि थियरी कंसेप्ट इतने चाहिए। कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने बहुत अच्छे से वीडियोज़ में कराए। कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप बताओ, और दिक्कत तब आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे। तो जितना हो सके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये चैप्टर विल ट्राई कि हम लोग 3 वीडियोस में कंप्लीट कर ले। मैंने कल पूरे चैप्टर को स्टडी किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी से लेंदी लॉन्ग वीडियोस रहेंगे, बट देखो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप सोचो कि मैं 10-10 मिनट की वीडियोस बनाऊं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 10 मिनट में एक टॉपिक भी नहीं समझा सकती, और अगर मैं 10-10 मिनट के दिन का एक वीडियो डालूंगी तो पूरे साल भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। सो लॉन्ग वीडियोस आपको देखने ही पड़ेंगे। फिजिक्स में आपको स्कोर करना है, आपको जेईई मेन देना है, नीट देना है, एनडीए देना है, कुछ भी देना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ इतना इजीली नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो एक टॉपिक, वैसे तो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट एक छोटा सा थियोरेटिकल जो टॉपिक है वो पिछले चैप्टर का हम लोगों ने नहीं करा, बिकॉज वो मिस हो गया। वो टॉपिक था हमारा पोलराइजेशन से रिलेटेड, कि कैसे पोलराइजेशन होता है डाइलेक्ट्रिक्स में। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ये टॉपिक का नाम था। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ ये क्या होता है। देखो, जब हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं ना, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इन चार्जेस की वजह से। 2 पैरेलल प्लेट, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लेना, ठीक है। ये हम लोग एक कंडक्टर के लिए बात करें। फिर क्या होता है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के केस में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे इस साइड, मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। और इन चार्जेस की वजह से अंदर की साइड हमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जिसको हम लोग ई इन बोल देते हैं। दैट इज ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको ये ई एन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है कि जब हम लोग कंडक्टर की बात करें ना, तो दैट ई नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ई इन माइनस, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर मैं ई नेट इनसाइड बोलूँ ना कि ओवरऑल कितना है, तो वो 0 हो जाता है, कि अंदर की साइड कंडक्टर के इनसाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है जब हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ डाइलेक्ट्रिक्स की, तो डाइलेक्ट्रिक्स के केस में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और वहाँ पे हमारे पास ना 2 केसेस आ जाते हैं। एक हो जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स, एक हो जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर, थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है तो आई थिंक दिखने में प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, ठीक है। नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के टाइप हो जाएंगे नॉन पोलर एंड पोलर। क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो सेंटर्स है ना, वो कोइंसाइड कर जाते हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है इधर, और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर। ये दोनों जो सेंटर्स है ना, वो कोइंसाइड करते हैं। उससे क्या होता है, कोइंसाइड करने के बाद में क्या हो जाता है, देखो हमारे पास एक डेफिनेशन होती है डाइपोल मोमेंट की, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है जहाँ पे हम लोग चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर्स होता है ना, उनके बीच की डिस्टेंस। ये -q था, ये +q था, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी ना,
2L लिखते थे, ये हमारे पास डायपोल मोमेंट हो जाता है। लेकिन मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो मैंने आपको बताया यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड करते हो, जब कॉन्साइड कर रहे हो तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी। इसका मतलब इस केस में हमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलेगा। द रीज़न इज कि इनके सेंटर्स कॉन्साइड करते हैं। एक तो ये हो गया नॉन पोलर में। और जब मैं पोलर की बात करूँ तो पोलर के अंदर हमारे पास जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर्स है ना, वो सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग हमें मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड होते हैं, तो इनके सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। तो ये जो परमानेंट डायपोल मोमेंट है ना, PD लिख रही हूँ, PDM, ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। एग्जाम्पल की बात करूँ, नॉन पोलर में होते हैं O2, H2, CO2, ये सब। और यहाँ पे H2O ले लो, HCl ले लो, आपकी बुक्स में जो मोस्ट एग्जाम्पल है मैं वही लेके बता रही हूँ। तो ये हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ ली कि नॉन पोलर क्या होता है और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब देखो आगे की हम लोग बात करें, नॉन पोलर हमने पढ़ लिया। अब देखो अब क्या होगा, जब हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक में, अब हम लोग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम लोग यहाँ से इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सबसे पहले नॉन पोलर वाला केस, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर वाला केस। तो देखो नॉन पोलर वाले केस में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स है वो कॉन्साइड करते हैं, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कॉन्साइड कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, हमने एक्सटर्नली कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब हमें कुछ ऐसा केस मिल जाएगा, मिलेगा ऐसा केस। अब इसमें एक कंडीशन है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारी डायपोल की डायरेक्शन भी हमारे डायपोल की डायरेक्शन भी वही रहने वाली। देखो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसे, तो ये डायपोल की डायरेक्शन भी ऐसी ही रहेगी। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, वैसे ही क्या हो जाता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, फिर एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इट इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसका मतलब है ये हमें पहले नहीं मिला, जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तभी हमें ये डायपोल मोमेंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ पोलर मॉलिक्यूल्स की, ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं, लेकिन क्या होती है, ये सब अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, अलग अलग डायरेक्शन होती है सब डायपोल्स की, इनका कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट आता था ना, वो क्या आ जाता था, 0 आ जाता था, सब अलग अलग डायरेक्शन में, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो नेट वो 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ना, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में ले लो ताकि इस टाइप से अलग हो, और जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ऐसे एक सिमेट्री में आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे हमारा 0 नहीं होता है, यहाँ पे हमें एक डायपोल मोमेंट मिल जाता है। तो ये हमारे कुछ केसेस है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जब हम लोग पोलर और नॉन पोलर की बात करेंगे। तो अब ये जो पोलराइजेशन होता है ना, ये जो प्रोसेस हो रही है पोलराइजेशन की, दिस पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना आप फील्ड निकाल रहे हो ना, फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है दिस पोलराइजेशन, दिस इज P पोलराइजेशन। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का, था तो मैंने कहा समझा देती हूँ, अदरवाइज रहेगा कि टॉपिक छूट गया। अब हमारा चैप्टर 3 है वो अभी स्टार्ट होता है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी दिख तो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नहीं दिख रहा हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग करंट को पढ़ने वाले हैं, और करंट को पढ़ेंगे जब जो चार्जेस है ना उनकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो लोग ट्रैवल कर रहे, सॉरी नॉट चार्जेस, करंट की जो वेलोसिटी हो दैट इज कांस्टेंट। देखो दो टाइप की होती है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और एक
एक्सीलरेटेड वेलोसिटी होती है। तो कांस्टेंट की बात करेंगे तब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, और जब एक्सीलरेटेड की बात करेंगे तो आगे वाले चैप्टर आएंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे ना, तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस क्या है, मोशन में मूव कर रहे हैं, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो चार्जेस का मोशन हो रहा है दैट इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। और अगर ये वेलोसिटी एक्सीलरेटेड हो ना, मतलब टाइम के साथ इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती हो, तो वो वाला केस हो जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ने वाले हो। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको 2-3 टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, फिर इनके बीच में कुछ रिलेशन वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोग जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास आएगा करंट। व्हाट इज करंट? करंट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। और प्रिसाइज बोलूँ तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जनरली सबको पता ही होगा ये डेफिनेशन। तो जो करंट या की जो डेफिनेशन होगी या फिर जो इसको डिफाइन करने का तरीका है वो है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और प्रिसाइजली लिखते हो तो चार्जेस पर यूनिट टाइम, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये इसकी बहुत ही सिंपल यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर्मूला है, दैट इज करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑन चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑन चार्जेस या फिर सिंपल सा फ्लो ऑन चार्जेस एंड दैट इज टाइम के इतने पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उससे हमें करंट का आइडिया लगेगा। 1 सेकेंड में 5 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और 1 सेकेंड में 2 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको करंट की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, इससे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो हम लोग एवरेज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T ऐसा कर लेंगे। और अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, ये सब हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके, कोई बड़ी बात नहीं है, तो DQ अपॉन DT हो जाएगा। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो फॉर्मूला। मोस्टली हम लोग यही पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग जो डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करके करेंगे तो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला ही हमें चाहिए होता है। करंट क्या है? करंट है एक स्केलर क्वांटिटी। देखो ये मैंने जब क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी बताया था कि करंट के पास डायरेक्शन होती है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन होने के बाद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, जो हमारा वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है, उस यूनिवर्सल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमने इसको एक स्केलर क्वांटिटी में लिया है। इसको आप लोग टेंसर भी बोल सकते हो, बट ऑप्शन में आपको टेंसर और स्केलर मिले तो टेंसर लेना है और टेंसर नहीं मिले तो स्केलर लेना है, ठीक है। जनरली हम लोग स्केलर, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें भी स्केलर लेके चलते हैं, बिकॉज टेंसर्स को इतना डिफाइन नहीं किया अभी तक, तो इसलिए आपका टेंसर नाम का वर्ड शायद ना मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट की डेफिनेशन। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, देखो एक हम लोग सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज आई, दिस इज टी सॉरी। तो ये जो एरिया होगा ना दैट विल बी आर चार्ज, बिकॉज क्यू, देखो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। तो आई इंटू टी जो मल्टीप्लाइड ये ग्राफ के बीच में जो पोर्शन आता है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो वाली क्वांटिटी शो करता है, तो वो हो जाएगा क्यू। तो आई और टी के बीच का ग्राफ जितना एरिया कवर करता है ना दैट विल बी आर चार्ज फ्लोन। तो ये आप सिंपल सा एक ग्राफ फॉर्मेट है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब अगर इसके ऊपर 2 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले को अलग टाइप से यूज़ करना हो तो कैसा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, find the number of electrons flowing through this wire at any particular point। हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं उसको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो हमने करंट पढ़ा है तो इतना तो हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो I इक्वल्स टू Q अपॉन T है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेकेंड फाइंड करना है, पर यूनिट सेकेंड।
पर यूनिट सेकंड का मतलब है टाइम हो गया 1 सेकंड, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो। चलो ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं करोगे, लेकिन स्टिल हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ एक और फॉर्मूला हो जाता है, एक बार लिख देते हैं, Q इक्वल्स टू NE, हम लोग लिख चुके हैं बहुत बार, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है उसका चार्ज मैग्नीट्यूड, अपॉन टाइम, T की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो I इक्वल्स टू NE हो जाएगा, N हमें निकालना है, दैट इज I अपॉन E। I की वैल्यू है 5। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ऑब्वियस है कि जो करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। और टाइम, और E की वैल्यू क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही होता है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, इसकी वैल्यू आएगी 3.12 इंटू 10⁻19, या फिर ऑलमोस्ट ले लो 3 इंटू 10⁻90, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें जो चार्ज है ना, वेरिएबल चार्ज दे रखा है जो टाइम के साथ चेंज होता है, हमारे पास है वो 3t² प्लस 6t प्लस 4, दिस इज द चार्ज। और हमें निकालना है, क्या निकालना है, करंट। फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन, जहां हमें वेरिएबल चार्ज दे रखा है। वेरिएबल का मतलब है चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, t इक्वल्स टू 1 पे अलग आएगा, 2 पे अलग आएगा, इस टाइप से। फॉर्मूला क्या बोलता है, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। हमें पता है कि हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, इंस्टेंटेनियस पूछा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वैल्यू बोली है, तो इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है dq अपॉन dt। ओके, dq कर दो आप, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा, 6t प्लस 6, ये हो जाएगा। और अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल्स टू 6t प्लस 6, ये हमने dq अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब हमें I इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो 6 प्लस 6, इसका मतलब 12 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, जिससे आपको फॉर्मूले का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ओके, तो ये सिंपल सा, करंट में कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, अभी तक आप काफ़ी बार पढ़ भी चुके होंगे, तो करंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी जो मेन टर्म इसके बाद में आती है वो आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैथमेटिकल चीज़ें बहुत कम है, मैथमेटिकल चीज़ें कम हैं, आपको समझना होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आ रही है, किन की आ रही है, मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आप लोगों को करेक्ट दिख रहा हो। आज इंक मेरी ख़त्म हो गई और नया ये मार्कर लिया है, तो थोड़ा सा लाइट चल रहा है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो अभी तक हमने कंडक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। इंड्यूस चार्जेस होंगे, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो वैल्यू हो जाएगी वो इंड्यूस, इनसाइड जो इंड्यूस वैल्यू होगी दोनों सेम हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इनसाइड हमें ज़ीरो फील्ड मिलता है। अभी तक की चीज़ें क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेके चलते हैं, बिकॉज आपकी बुक्स में भी यही लिया हुआ है। तो ये एक फील्ड हम लोग बाहर लगाते हैं, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक इनसाइड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, और टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जब कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है ना, ये हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आ गया ख़त्म हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो ये रैंडमली अंदर ट्रैवल करते रहते हैं। इनके पास एक वेलोसिटी होती है, रैंडमली अंदर घूमते रहते हैं। वेलोसिटी किसकी वजह से होती है, थर्मल एनर्जी की वजह से। अगर हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो वो भी उनके लिए इनफ है ट्रैवल करने के लिए, तो उनके पास कुछ टेम्परेचर होगा, हीट होगा, उसकी वजह से थर्मल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, कोई इधर ट्रैवल कर रहा है, कोई इधर ट्रैवल कर रहा है, कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा में हमारे पास है, बिकॉज बहुत सारे हैं, तो वो रैंडम डायरेक्शंस में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं इस बीच में, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रखे हैं ना, इनके बीच में। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नेट वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2, इसकी u3, इसकी u4, उस टाइप से नंबर ऑफ होता है। तो जो नेट एवरेज
मैं एवरेज की बात करूँ या फिर जो नेट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनके पास जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस नंबर अपॉन n इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि बिकॉज वी हैव कंडक्टर हियर एंड कंडक्टर हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रेवल्स इन रैंडम डिरेक्शंस, ठीक है, एंड द ओवरऑल और एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज 0। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब देखो अब आगे क्या होगा। अब हमने क्या कर दिया है, अब हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनको प्रोवाइड करते हैं ना, इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग वायर, चलो वो वाला इतना है नहीं, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग अगर कोई इस टाइप से निकाल, तो देखो हम लोग यहाँ से क्या पॉजिटिव चार्जेस दे रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस दे रहे हैं, तो ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है ना वो खत्म हो जाएगा। चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से बता देती हूँ, जब हम लोग यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट कर देंगे, कोई कनेक्शन लगा देंगे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है यहाँ से, ये नेगेटिव चार्जेस दे रहा है, प्लस माइनस का साइन इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है ना यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ई इंड्यूस्ड है ना वो नहीं मिलेगा हमको, तो उसकी वजह से जो टोटल नेट फील्ड है ना वो हमको 0 नहीं मिलेगा। कब, व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल कनेक्शन, तब की बात है। इन जनरल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 जब हमने कोई एक्सटर्नली कनेक्शन वायर नहीं जोड़ी है तब, क्योंकि जब जोड़ते हैं ना तब ये वाला सीन होता है, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे पास कंडक्टर है इस टाइप से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड ई नोट हो जाता है और यहाँ पे अंदर की साइड ई एन मिल जाता है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास खूब सारे होते हैं जो रैंडम डायरेक्शंस में ट्रैवल करते रहते हैं, जिनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब क्या होगा, अगर मैं इन रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है हमारे पास तो एक्सीलरेशन होगा। अगर मैं इनके एक्सीलरेशन की बात करूँ तो क्या होगा, देखो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन पे मैं फोर्स निकालूँ तो क्या होता है, फोर्स इज QE, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, E इज द डायरेक्शन जो हमें फील्ड की वजह से मिल रही है, ठीक है। तो F क्या होता है, MA होता है इक्वल्स टू -EE हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगी दैट विल बी E अपॉन M माइनस का, हम लोग नॉर्मली मैग्नीट्यूड लेके भी चलेंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन की बात करूँ तो मैं हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जैसे ही हमें एक्सीलरेशन मिला, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इतना आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ये एक्सीलरेटेड चार्ज है तो अब फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ ही क्यों रहे ना, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेन, जब हमारे जो चार्जेस हैं वो मोशन में हो बट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उनके पास एक्सीलरेटेड वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। बट इस कॉन्सेप्ट से तो हमें क्या लग रहा है कि यार इसके पास तो वेलोसिटी होगी, वो भी एक्सीलरेटेड होगी और उसका एक्सीलरेशन भी हमने निकाला है। बट द ट्विस्ट इज कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करेंगे ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कोई कंडक्टर ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। जैसे ही कॉपर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यहाँ पे आपको पता पड़ेगा सारा कॉन्सेप्ट हम बहुत बार पढ़ेंगे, तो ये Cu+ बन जाता है, तो इनको हम लोग बोल देते हैं कार्डिनल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ये किसी कंडक्टर में इस टाइप से फ्लो करता है ना तो कहीं कहीं पे इनको क्या मिलते हैं, कार्डिनल्स। आप कैसे भी एक्सप्रेस कर लो इसको, काफ़ी जगह ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से जो कार्डिनल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है तो ये इनके रास्ते में बीच में आते हैं, और बीच में आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, कॉलिजन होता है। कॉलिजन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, बीच में अट्रैक्शन तो हो गए, अट्रैक्शन जैसे ही वो होता है वो क्या हो जाता है, कॉलिजन हो जाता है। कॉलिजन होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एकदम से वो स्टॉप हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, तो उनकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर वापस थोड़ी देर बाद में वो वेलोसिटी गेन करते हैं और वो फिर से उनके पास एक एक्सीलरेटेड वैल्यू आती है। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ पे कार्डिनल था तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वापस थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करके चलता है और फिर आगे जाके वापस कहीं पे एक कार्डिनल आ जाता है, फिर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। बेसिकली वेलोसिटी बढ़ी 0 ही, बढ़ी 0 ही, बढ़ी 0 ही, ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। ऐसे बताओ इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से चलता रहेगा, बढ़ेगी फिर एकदम से 0 हो जाएगी, फिर ये ऐसे स्ट्रेट नहीं, फिर वापस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर वापस से एकदम से 0 हो जाएगी,
फिर वापस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर वापस से 0 हो जाएगी। ये वाली चीज़ कंटिन्यू, ये ग्राफ कहीं पे बनाना नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, मैंने ऐसे ही शो करने के लिए आपको बताया। तो ये वाला चलता रहता है। तो इसीलिए हम इस ओवरऑल जो पूरी प्रोसेस को ऐसे ले लेते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेरी लो कांस्टेंट, वेरी लेस कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ दिस कॉलिजन्स की वजह से वेलोसिटी एकदम से ड्रॉप हो जाती है, 0 हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करता है, उतने में ही वापस कोई दूसरा कार्नल से टकरा जाता है, कॉलिजन हो जाता है, फिर से वही का वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो ओवरऑल इसको हम लोग लेके चल सकते हैं कि कांस्टेंट, लेस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रैवल करता है, हमने ऐसा मान लिया, बिकॉज ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसके पास एक बहुत ही कम वैल्यू कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, उसकी वैल्यू हमें मिल गई, वेरी स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये जो स्मॉल या लेस कांस्टेंट वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ऐसे हुआ, इट इज़ अ वेरी स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द free electrons which travel in a conductor, and this constant velocity is because of the collisions with the kernels। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन मिल गई। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जब मैं बात करूँ ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन जनरल कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, वो उसके अंदर कंडक्टर में ट्रैवल करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही वो कार्नल से इनका कॉलिजन होता है, फिर उनकी ड्रॉप हो जाती है, 0 हो जाती है, फिर थोड़ी सी गेन करता भी होता है। तो ये जो एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर सेकेंड, काफ़ी डाउन हो जाती है। देखो, दिस इज़ द रैंडम वेलोसिटी जो हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन्स की जब उनका कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, और दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं ना, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये वाली चीज़ हमें मिल गई। अब देखो, वेलोसिटीज मिल गई। अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म आ जाती है, एक तो आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आ जाता है मीन फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का डिस्टेंस। आगे देखो, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। 2 सक्सेसिव कॉलिजन होके लेके चलते हैं ना हम लोग, तो उनके बीच का जो टाइम है ना, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ये एक कॉलिजन की बात करते हो, एवरेज आउट करूंगी तो सबकी एवरेज वैल्यू अलग आएगी, सबके लिए हम लोग टाउ एवरेज लिख सकते हैं, सब सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करें तो। लेकिन किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के, एक कार्डिनल और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो कॉलिजन है, उनके बीच का जो टाइम है, 2 सक्सेसिव कॉलिजन, मतलब 2 कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है ना, दैट इज आर रिलैक्सेशन टाइम। के उसके बीच में जो रिलैक्स कर रहा है, दैट इज द वेलोसिटी विल बी वेरी वेरी लेस। और ये मीन फ्री पाथ सेम है, बट यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिस्टेंस। मीन फ्री पाथ की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स, टाइम एंड डिस्टेंस। ये 2 टर्म होती है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, ये हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा लैम्बडा। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता पड़ गई। अब देखो, अब हमें कॉन्सेप्ट तो पता पड़ गया, लेकिन हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे, ओके, तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, देखो इन जनरल हमें फॉर्मूला पता है, v = u + at। वी हैव टाइम फॉर, ये हम लोग बात करें जब हम लोग किसी एक इंडिविजुअल की बात करें। ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज पूरे की पूरा प्रोसेस पूरे कंडक्टर के लिए एक साथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, u एवरेज + a, ये टाउ एवरेज अपॉन, सॉरी इतना ही है ना ये, तो हाँ ये ऐसे हो जाएगा। इंडिविजुअल वैल्यूज लिखो, u एवरेज मतलब u1 + u2 + u3 ... un तक जाएगा, प्लस a τ1 + τ2 + ... τn तक जाएगा अपॉन n। एवरेज वैल्यू बता रहे हो ना, इनके बीच में भी n आएगा, इसके बीच में भी n आएगा, तो हमने इस फॉर्मूला को ऐसे लिख दिया। और हमने इनिशियली निकाला था कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होती है, 0 हो जाती है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे जहाँ तक कॉलिजन नहीं हो रहा, तो वो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल में क्या थी, 0 थी। ये वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास मिल जाए a, और ये τ1 + τ2 + ... τn अपॉन n। या फिर हम लोग लिख सकते हैं a टाउ एवरेज, लिख सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी को लिया है।
अब देखो हमारे पास आया वी डी इक्वल्स टू ए टाउ एवरेज। ए की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ई अपॉन एम। अभी हमने कैलकुलेट करी टाउ, दिस इज आर वैल्यू। ये हमने क्या निकाला है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, अदरवाइज यहाँ पे एक माइनस साइन आता है, तो हमारा फॉर्मूला ये निकलता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब अगर मुझे मैंने जो पहले भी बोला था कि अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कनेक्शन लगा देते हैं, एक कनेक्शन लगा दिया हमने यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब इसको एक वोल्टेज दे दिया, इस कंडक्टर की लेंथ हमने कंसीडर कर ली एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया ई। ये अगर हमारे पास है वैल्यूज, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दिस वोल्टेज वी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमें पता है डेल्टा वी, या फिर ऐसे लिख दो डी वी इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी आर होता है। हम लोग अगेन मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। अब देखो इन जनरल लेके चल रहे हैं, वोल्टेज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के लिए, ओवरऑल डिस्टेंस एल हो गई, टोटल डिस्टेंस ले लो आप, उसको इंटीग्रेशन करके 0 to L लिमिट लगाओगे, वैसे करना है वैसे कर लो, लेकिन आने यही वाला है। तो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वी अपॉन एल। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो वी डी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, और ये हो जाएगा वी अपॉन एल। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकालना है तो ये वैल्यू है, वोल्टेज की टर्म में निकालना है तो ये वैल्यू, जो आपको क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इसके आगे हम लोग कुछ रिलेशंस, करंट डेंसिटी वगैरह पढ़ लेते हैं। अभी हमें एक रिलेशन निकालना है, दैट इज बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो अगेन हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं, सेम, हियर वी हैव नेगेटिव चार्ज, हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग ले लेते हैं कि कोई एक बैच ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे के लिए हमें निकालना है, तो हम लोग ले लेते हैं कि, पहले मैं बना देती हूँ कि डेल्टा टी टाइम में एक इलेक्ट्रॉन्स का बैच मतलब दिस, ऐसे पूरा का पूरा डिस्क की फॉर्म में, कि इतने नंबर ऑफ चार्जेस है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए, तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल की है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से यहाँ गए, सिर्फ इसके लिए स्टडी कर रहे हैं। ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी ना, ये यहाँ पे आएगा, फिर पीछे वाला कोई यहाँ आएगा, फिर उसके आगे वाला कोई यहाँ आएगा, ये चीज़ तो चलती रहेगी। तो हमने किसी एक बैच के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी डी, मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी डी रहती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब उसके बारे में बताने की बात नहीं है। डेल्टा टी माई में डेल्टा एक्स डिस्टेंस, डेल्टा एक्स क्या होगा, डिस्टेंस वी डी, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी डेल्टा टी। ये पास हमारे पास हो जाएगी वैल्यू वी डी इंटू डेल्टा टी। ओके, नाउ वी हैव अ वैल्यू कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम लोग बात करें, बिकॉज हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू नहीं कर रहे, पूरे के पूरे बैच को स्टडी कर रहे हैं। तो ये स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये वॉल्यूम के कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो हो जाएगा n इंटू वी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितना है हमारे पास, n की वैल्यू नहीं है, n लिख दिया, v यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया किसका, इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी डी डेल्टा टी इंटू ए। ये वैल्यू आ गई हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, ये जो इस पूरे के बैच के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, वो हमने वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमें पता है कि ये जो चार्ज होता है ना इसके ऊपर, मतलब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या रहता है, ई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो चार्ज की हम लोग बात करें ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन वी डी डेल्टा टी ए मल्टीप्लाई बाय द चार्ज, चार्ज कितना है, ई, ये वैल्यू हो जाएगी। ये हमने एक वैल्यू निकाल दिया। अब इसकी जगह मैं ये निकालूँ कि टोटल चार्ज डायरेक्टली निकालती हूँ कि अगर मेरे पास करंट की वैल्यू है कि करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और अब मुझे इस फॉर्मूले से निकालनी कि हमारे पास एक फॉर्मूला Q इक्वल्स टू आई अपॉन टी, तो I इक्वल्स टू Q इंटू टी, ये वैल्यू हो जाती है अगर हमारे पास करंट की वैल्यू है। तो इससे हमारे पास जो करंट है ना, सॉरी
सॉरी मैंने गलत लिख दिया, फॉर्मूला गलत लिख दिया। दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T और Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई T। तो यहाँ से भी हमें चार्ज फ्लो निकल सकता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से चार्ज फ्लो निकालूँ ना तो I इंटू टी, टी मतलब डेल्टा टी टाइम के लिए स्टडी करें तो ये लिखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये वाला। अब ये और ये दोनों इक्वली तो है। यहाँ पे भी मैं चार्ज की ही बात कर रही हूँ कि नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, एरिया उस फॉर्म में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं करंट की फॉर्म में बात कर रही हूँ। तो दोनों सेम है, इक्वेट कर लो। आई डेल्टा टी इक्वल्स टू एन वी डी डेल्टा टी ए ई हो जाएगा। देखो क्या कैंसिल होता है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू एन वी डी ए ई हो जाएगा। वी डी की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, एन ई टाउ अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय ए ई। ये अगेन आप इसको सॉल्व करो, एन ई स्क्वायर, ई और ई स्क्वायर हो जाएगा, ई टाउ ए अपॉन एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर करंट। और अगर आपको सिंपल वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए लिख सकते हैं ना। सेम ही चीज़ है आगे पीछे टर्म की। ये समझने के लिए होता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखता है ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू वी ना, वी ना। तो ये याद रखने के लिए एक तरीका है कि आई इक्वल्स टू वी ना, ये करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, वेयर वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई एन एन ए। और अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूँ तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गया। अगर हमें चाहिए रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल, वोल्टेज। तो हमारे पास पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन एल। वैल्यू पुट कर दो तो I इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ ए V अपॉन एम एल। ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, देखो N इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, और अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या रख दें, टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट। हमने मान लिया कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो ये फॉर्मूला तो आ गया, दिस इज फिक्स्ड। अब आगे हम लोग और कंडीशंस की बात करें और हमने ले लिया कि हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दिस एल एन विल बी कांस्टेंट, एम विल बी कांस्टेंट, एल तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, ये दोनों तो सॉरी एल तो कांस्टेंट ही है। ए और एल ये तो क्या है, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि लेंथ और एरिया हमें कितना लेना है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट ही वैल्यू है। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट लेते तो एन, टाउ और एम, ये तीनों वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये सारा का सारा क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। तो आई इक्वल्स टू कांस्टेंट कोई वैल्यू कोई भी ले लो, सी ले लो, चलो ठीक है, सी वी आ जाएगा। तो या फिर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलो वी इक्वल्स टू एम एल आई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, वेयर दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो v इज प्रोपोर्शनल टू i लिख सकती हूँ ना मैं, v इज प्रोपोर्शनल टू i, और इसको ओपन करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी ml, यहाँ पे लिख देते हैं ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, या फिर e की वैल्यू में रखना है तो आप बाद में हम लोग इसको चेंज करते रहेंगे। चलो अभी हम लोग यही लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है ना v इज प्रोपोर्शनल टू i आ रही है, हमें देता है ओम्स लॉ। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितना बहुत अगर हमने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू i क्या शो करता है, ओम्स लॉ को शो करता है। तो वो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास ये आता है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट जब क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अदरवाइज ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू में टाउ, ये सब लोग, ये सब वैल्यूज चेंज हो जाएगी अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, फिर हम लोग इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते। सो द कंडीशन इज टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। Okay, so this is the relation between current and drift velocity. अब इसके आगे एक आती है, छोटा सा डेफिनेशन है, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज बेसिकली, इसको हम लोग J से डिफाइन करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज करंट पर यूनिट एरिया। दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I अपॉन A, जहाँ पे J क्या हो जाएगा, वेक्टर है, I तो हमने अभी अभी बताया क्या है, स्केलर, और A इज अगेन वेक्टर, इस टाइप से। तो स्केलर अपॉन वेक्टर क्या मिल जाता है, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाता है। तो इसीलिए हमें पता है कि हमारा जो करंट डेंसिटी J है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूँ यूनिट की तो क्या हो जाएगा, एम्पियर
अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी है और मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ आई इक्वल्स टू जे डॉट ए, इस टाइप से ओपन करो ना तो जे ए कॉस थीटा होना चाहिए। इसका मतलब जो एरिया वेक्टर है वो करंट वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू आएगी। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और हमारा जो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो एरिया वेक्टर है वो करंट डेंसिटी की वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। सारी चीज़ें हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास होता है करंट डेंसिटी का। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वैल्यूज़ निकालने हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे देखो, आई की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं या फिर जे को लेके चलते हैं। जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए होता है ना, और आई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है। कितनी थी वो थी एन ई स्क्वायर ई टाउ ए अपॉन एम, ये वैल्यू थी हमारे पास। आप अपॉन ए कर दो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम, ये वैल्यू है। हाँ, ये आ जाएगा हमारा इस फॉर्म में। जिस भी फॉर्म में पूछा है ना, देखो आपने फॉर्मूला निकाल दिया, बस वैल्यू पुट कर लो। आपको पता है करंट की वैल्यू इस फॉर्म में ऐसे आ जाती है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके आपको जिस भी क्वेश्चन में जो भी पूछा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ इनके फॉर्म में पूछा तो ये वैल्यू पुट करो। डायरेक्टली करंट और एरिया पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, दैट इज अप टू यू। इतना आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो दिस इज़ द करंट डेंसिटी। बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद में एक और एकदम छोटा ही टॉपिक आता है मोबिलिटी। व्हाट? मोबिलिटी। मोबिलिटी इज बेसिकली, इसको हम लोग म्यू से डिफाइन करेंगे। इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब है म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। हम लोग मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहे हैं, अदरवाइज ई माइनस डायरेक्शन आ जाती है, नेगेटिव साइन आ जाता है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू ई क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम अपॉन ई से ई कैंसिल, तो म्यू आ गया हमारे पास ई टाउ अपॉन एम, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लोगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस टाइप से आप मोबिलिटी पढ़ सकते हो, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक मोबिलिटी का फॉर्मूला गया। इसके बाद में हमारे पास मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कौन सा? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दिस इज द टॉपिक। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। अभी तक तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो हमने टर्म्स डिफाइन करी थी, जैसे कि करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, फिर इनके बीच में कुछ रिलेशंस हमने बनाए थे। बट नाउ वी हैव द टॉपिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसमें आगे हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी पढ़ेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग ओम लॉ को भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस की, देखो वर्ड अपने आप में डिफाइन कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है ना, अपोजिंग नेचर वाला कुछ चीज़ है, क्योंकि रेजिस्टेंस बात कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो वो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। सबसे पहली बात, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। क्या प्रॉपर्टी है? टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट वो भी इलेक्ट्रिक करंट, और अच्छे से लिखे तो इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने आपको बताया कि खुद वर्ड अपने आप में बता रहा है रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग आर से डिफाइन करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। और अभी अभी मैंने आपको बताया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है
कि द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम लोग किसी सर्किट की बात कर रहे हैं, द वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अगर हमने कोई सर्किट लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये लगाया तो ये प्लस माइनस वी, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। मैंने बीच में कुछ भी नहीं लिया है, रेजिस्टेंस वगैरह, चलो रेजिस्टेंस हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, ड्रॉ कैसे करते हैं सब चीज़ें बाद में। इन जनरल ये सर्किट, यहाँ पे वोल्टेज, तो ये जो वोल्टेज है ना, कि जितना वोल्टेज दिया है वो करंट की वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा। अब वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव वो हम लोग सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। और जब हम लोग इसको ओपन करते हैं ना, तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, दैट इज दैट इज R, और इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो हो जाएगा R इक्वल्स टू V/I, वोल्टेज पर यूनिट करंट, दैट विल बी आर रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो अभी अभी हमने वहाँ पे वो टर्म निकाली थी, हमने वो फॉर्मूला निकाला था ना, कि हमारे पास आया था mn n e स्क्वायर टाउ a v, और हम I, ठीक है, हमने जब निकाला था कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। और हमने बोला था कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट, और हमने बोला था V इज प्रोपोर्शनल टू I। सेम ये भी ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ अभी हमने पढ़ा जो, ये भी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारा ना R, तो मतलब ये वाली वैल्यू होगी, तो R हो जाएगा ml/n e स्क्वायर टाउ a, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस R की वैल्यू। वेयर एम सबकी अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, and n is the number of electrons per unit volume, E is the charge of the electron, tau is the relaxation time, and A is the cross section area of that कंडक्टर। जहाँ पे जो L और A है ना, ये तो क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी की लेंथ और एरिया, बाकी सारी चीज़ें क्या है, अगर टेम्परेचर फिक्स है ना, तो ये वैल्यू भी फिक्स है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू ρL/A, जिससे ये पता पड़ता है कि जो R है ना, रेजिस्टेंस, वो तो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। जो आप मटेरियल ले रहे हो ना, उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब है उसकी शेप साइज पे डिपेंड करेगा, शेप साइज डिपेंड्स। क्यों? बिकॉज L और A पे डिपेंड कर रहा है ना, और रो तो कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, और L तो लेंथ और एरिया शेप और साइज में आते हैं, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस R है ना, वो शेप साइज पे डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर मैं रो की बात करूँ, तो रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी, या फिर काफ़ी जगह देखने को मिलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये एक कांस्टेंट टर्म है, m/n e स्क्वायर टाउ। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटीरियल पे डिपेंड करेगी कि मटीरियल अलग अलग मटीरियल्स के लिए अलग अलग होगा। बट कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी वो नहीं है कि L A शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये जो है ना, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। तो जो R है रेजिस्टेंट, वो शेप साइज पे डिपेंड करता है, बिकॉज वो L और A के प्रोपोर्शनल आता है। अगर मैं बात करूँ रो की, विच इज़ कांस्टेंट टर्म, जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करें उस पर डिपेंड करेगा। इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। कॉपर के लिए अलग होगा, दूसरा अगर हम लोग ले रहे हैं सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो अलग होगा, सिलिकॉन के लिए अलग होगा, जर्मेनियम के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, बट उनका जो प्रॉपर्टी नहीं है वो मटेरियल की, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, कितना साइज लिया, कितना शेप लिया, एरिया क्या लिया, वॉल्यूम क्या लिया, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया बहुत ही जनरल सा हमारे पास यहाँ पे रिलेशन। अब इसके आगे जो चीज़ आती है ना, वो कुछ टर्म्स आ जाएगी हमारे पास जब हम लोग बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको क्या बोला, V इक्वल्स टू IR होता है, वेयर R इज V/I। तो इसका मतलब वोल्ट पर यूनिट एम्पियर, ये होती है इसकी यूनिट। लेकिन इसी को हम लोग लिखते हैं कि ये जो वोल्ट पर यूनिट है ना, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, ओ, और ये इसका सिंबल होता है। तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसकी यूनिट हो गई रेजिस्टेंस। ओके,
और अगर हम लोग ऐसे पता है, देखो रो एल अपॉन ए, अगर मैं रो की यूनिट निकालूं तो ए आर अपॉन एल हो जाएगा, और ए भी ए होता है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल। अगर मैं रो की यूनिट की बात करूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, ये हो जाएगी रो की यूनिट। रो इज व्हाट, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टर्म्स को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर को हमने 10 पीसेस के अंदर कट कर दिया। ठीक है, 10 पीसेस के अंदर कट कर दिया। दिस इज द वायर ए बी। अब इसको हमने 10 पीसेस में कट कर दिया है। तो अब पहले स्टार्टिंग में जो वायर था दिस इज, जिसको हमने कोई छेड़ा नहीं, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टिविटी रो है। अब हमने सेकंड केस में इसको 10 पीसेस में कट कर दिया, तो अब इसका आर डैश मतलब चेंज हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, और ये कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर हमने शेप साइज में चेंज करा है ना तो ये भी हमारा चेंज होगा। तो अगर हम लोग कंडक्टर को 10 पीसेस में कट करते हैं ना तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने बोला शेप और साइज से ये चेंज होता है, मतलब इसकी लेंथ भी चेंज होगा और इसका एरिया भी चेंज होगा। तो अगर मैं बोलूँ 10 पीसेस में कन्वर्ट किया ना तो आर इज कांस्टेंट, तो ये जो आर डैश हो जाएगा ना वो ऑलमोस्ट आर अपॉन 10, मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो आर इक्वल्स टू रो लेंथ, इसकी लेंथ को हमने 10 पार्ट से कट किया तो एल बाई 10 हो जाएगा। एरिया तो सेम ही रहेगा बिकॉज हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आर डैश है ना वो क्या हो जाएगा, आर अपॉन 10। और अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूँ रो डैश, तो रो के बराबर ही होगा, बिकॉज हमने बोला शेप साइज पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, मटेरियल हमने सेम रखा है, टेम्परेचर हमने सेम रखा है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन था, इजी सा था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, हमने अगेन एक वायर लिया है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। नाउ द वायर इज स्ट्रेच्ड एंड रेडियस बिकम्स हाफ, यही है, रेडियस बिकम्स हाफ, देन फाइंड आर एन रो। मतलब इनिशियली हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और रेजिस्टिविटी रो है। अब हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, ऐसे खींच के स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। रेडियस कितनी कम हुई, हाफ हो गई। तो अगर हमने स्ट्रेच कर दिया, रेडियस हाफ हो गई, तो अब इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमने वायर पूछा, एरिया की बात करिए, सॉरी रेडियस की बात करिए, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे रेडियस लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रो एल पाई आर स्क्वायर। वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर। ये जो होता है ना वो क्रॉस सेक्शनल होता है, मतलब कुछ ऐसा वायर होगा ना, इतना चौड़ा नहीं होता है लेकिन ऐसे होता है, तो इस क्रॉस सेक्शनल इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे रो और पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, लेकिन लेंथ और ये, अब हमें क्वेश्चन में लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है। तो अगर लेंथ और एरिया दोनों गिवन है, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। लेकिन दोनों में से एक चीज़ गिवन है, तो आप देखो कि हमने जब वायर को स्ट्रेच करा है ना, तो चाहे इसका एरिया चेंज हो रहा हो, ठीक है, लेंथ भी चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ हमें क्वेश्चन में नहीं पूछी है, लेकिन हमें पता है इसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है। अगर हमने इतना वायर लिया है तो खींच के भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहने वाला है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा है, एरिया के बारे में पूछा है। तो एरिया इक्वल्स टू कांस्टेंट के ले लो, के अपॉन एल हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। और हमें एल को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट के अपॉन ए। तो आप एल की जगह वैल्यू पुट करो तो इस फॉर्मूले में तो हो जाएगा रो, एल की जगह क्या हो जाएगा, के, यानी कांस्टेंट अपॉन ए, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे रो और के दोनों ही कांस्टेंट है, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ
आप यहाँ पे v लिख दो इसको ताकि और इजी हो जाए। एल ए इक्वल्स टू वी वेयर एल इक्वल्स टू वी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा रो वी अपॉन ए स्क्वायर वेयर रो इज कॉन्स्टेंट वी इज कॉन्स्टेंट, मतलब हमारा जो आर है ना वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए स्क्वायर के। ठीक है, तो इनिशियली ये इतना था, अब हमने क्या कर दिया है, इसके रेडियस को हाफ कर दिया, तो हमारा जो आर डैश हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर, इसका मतलब प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पाई आर का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है 1 अपॉन आर 4, और रेडियस को हमने क्या कर दिया, ये बात करते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर 4, आर डैश की बात करेंगे ना तो रेडियस को आर डैश लिख दो। ठीक है, ये कितनी हो गई, हाफ हो गई, आर बाई 2, यानी आर डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर बाई 2 की पावर 4 विच इज प्रोपोर्शनल टू 16 आर, 16 अपॉन आर 4। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि आर डैश इज इक्वल्स टू 6 आर डैश इज 16 ऑफ आर, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। आप कंपेयर कर लो, आपको इजी रिलेशन मिल जाएगा। हमारा जो आर डैश है वो आर स्मॉल आर डैश की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, ये नॉर्मल है। जब हमारा आर डैश निकाला तो वो 16 अपॉन आर 4 आया और ये 1 अपॉन आर 4 आया। कंपेयर करें तो आर डैश इक्वल्स टू 16 आर ही हो जाएगा, तो हमारा ऐसे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं कंडक्टिविटी की बात करूंगी ना तो सेम आएगा, बिकॉज अगेन हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी में चेंज किया, उसको खींच के अलग किया। मटेरियल सेम रखा है, टेम्परेचर सेम रखा है, और मैंने आपको बोला है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है, शेप साइज खींचो करो कुछ भी करो उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये हमारा सेम रहने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, नीट में आया ऐसा क्वेश्चन और मेंस में भी आया। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 3 वायर्स गिवन है, 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल क्या है यहाँ पे, सेम है, सेम मटेरियल है, तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो सेम हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर की बात नहीं करें, इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम है, कांस्टेंट है, सेम मटेरियल, 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल और रेशियो ऑफ देयर लेंथ, उनकी जो लेंथ है ना उनका रेशियो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 कितना गिवन है, 1 3 5 ये गिवन है, और उनके मासेस का रेशियो भी गिवन है M1 M2 M3 विच इज 5 3 1। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, हमें निकालना है R1 R2 R3, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो वायर से सेम मटेरियल के फॉर्मूला बोलता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, रो तो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम मटेरियल बोला है तो रो कांस्टेंट हो जाएगा, और टेम्परेचर की बात नहीं करी, मतलब एज्यूमिंग इट इज कांस्टेंट, ये हो जाएगा। हमें लेंथ गिवन है, मास गिवन है, एरिया के बारे में कहीं नहीं बोला, तो एरिया को हमें एलिमिनेट करना है, तो एरिया हमारा हो जाएगा V अपॉन एल हो जाएगा ना, बिकॉज V इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो एरिया हो जाएगा V अपॉन एल। जो चीज़ नहीं गिवन है ना उसको एलिमिनेट कर दो, जो गिवन है उसकी टर्म्स में लाना है, और हमने सेम मटेरियल का लिया है, उसकी लेंथ वगैरह रेशियो हमने सेम मटेरियल की बात करी है, उसके वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन V, ये वैल्यू हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आता है कि हमें मास का गिवन है, मास के रेशियोज गिवन है, तो हमें मास वाली टर्म यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो हमें पता है कि वॉल्यूम V इक्वल्स टू डेंसिटी D इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से हम लोग लिखा सकते हैं कि V इक्वल्स टू M अपॉन D हो सकता है। वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, रो L स्क्वायर M D पॉसिबल। अब यहाँ पे रो कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, बिकॉज हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में बोल दिया मटेरियल सेम है, तो बेसिकली दिस R इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L स्क्वायर अपॉन M, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। आप लोगों को दिख रहा है क्या, और लाइट हो गया है, ठीक है, L स्क्वायर अपॉन M। अब सिंपल सा है, आपको निकालना है R1 R2 R3, कितना हो जाएगा, L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2 एंड L3 स्क्वायर अपॉन M3, ये हो जाएगा सिंपल सा। अब यहाँ पे निकाल दो इसको, देखो आपके पास जो रेशियोज है वो गिवन है, तो R1 R2 R3, L1 स्क्वायर कितना 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा 9
अपॉन 3, ये हो जाएगा 25/1। आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1:15, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसकी फॉर्म में लाना है, जो नहीं गिवन है तो आप उसको एलिमिनेट करो इस फॉर्मूले से, अगर उसकी वॉल्यूम के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करी है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे ना, टॉपिक्स पढ़े, तो हमने क्या बोला कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब अगर हम लोग टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो चीज़ें कैसे चेंज होती है, मतलब हमारा रेजिस्टेंट और रेजिस्टिविटी, हम दो ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये दोनों टेम्परेचर पे हमने अभी तक पढ़ा था कि टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, बट नाउ वी आर वेराइंग द टेम्परेचर, तो इन पे क्या इफेक्ट होता है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 केसेस होंगे कंडक्टर्स। ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी वाला जो न्यूमेरिकल है वो इस पर आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल आया हुआ भी है, नीट जेईई दोनों में आया हुआ है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। कंडक्टर्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमें 2 केसेस पढ़ने हैं। क्या केसेस पढ़ रहे हैं? हमने टेम्परेचर को कर दिया, बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लग जाएंगे, उनके वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लग जाएंगे। ठीक है, स्पीड इंक्रीज होती है। दूसरा क्या होगा, जैसे उनकी स्पीड बढ़ी, इसका मतलब जो कॉलिजन हो रहा था ना वो भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी इंक्रीज हो गए, तो कॉलिजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉलिजन इंक्रीज हो गया तो हमारा जो टाउ था ना, रिलैक्सेशन टाइम, वो कम हो जाएगा। क्यों टाइम कम हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ गए ना, तो 2 सक्सेसिव, टाउ क्या था, टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ गए ना तो 2 कॉलिजन्स के बीच का टाइम कम हो गया, तभी तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा हो रहे हैं ना। अब फटाफट कॉलिजन हो रहे हैं, तो 2 कॉलिजन के बीच का टाइम पीरियड अब कम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कम हो गया। अब टाइम पीरियड कम होगा तो क्या होगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल्स टू है ml/ne² टाउ, यही फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला है। और रो का फॉर्मूला क्या है, रो का फॉर्मूला कांस्टेंट है, L/A ले लेते तो ये हो जाएगा m/ne² टाउ। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले। अब आप देखो टाउ घटेगा ना, टाउ नीचे है, यहाँ पे भी टाउ नीचे, टाउ की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब R भी बढ़ेगा और रो भी बढ़ेगा। एक चीज़ तो यही। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्मॉल n, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन रहे हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज होंगे। हमने पढ़ा था ना, जो बैच ट्रैवल करता है तो वो उस बैच में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये क्वांटिटी बढ़ेगी, नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, मतलब R भी कम होगा और रो भी कम होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक कॉन्सेप्ट में होंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोग उसको थर्मल एनर्जी ज़्यादा देंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो उनके बीच में कॉलिजन्स बढ़ने लगेंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो कॉलिजन्स के बीच का टाइम पीरियड कम होगा, तो R और P दोनों बढ़ेंगे। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए तो R और P कम हो गया, इसमें बढ़ गए इसमें कम हो गया। अब देखो जब हम लोग कंडक्टर्स की बात करेंगे ना तो हमें पता है कंडक्टर्स के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग की बात करें ना, ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻30। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट मीटर क्यूब, आप वॉल्यूम ले लो उस हिसाब से, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ उसको अफेक्ट इतना नहीं करती, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो जो अफेक्ट करेगा वो A पॉइंट अफेक्ट करेगा। तो यही हमें ओवरऑल रिजल्ट देता है कि जब हम लोग कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर्स के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, दिस इज N, दिस इज R। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये चीज़ तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे, टाइम पीरियड कम होगा और R भी बढ़ेगा और रो भी बढ़ेगा।
ठीक है। और दूसरा रहता है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आर कम होगा, रो कम होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम लोग सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की बात करेंगे ना, तो इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के पास तो फिर भी 1-2 होते हैं, इंसुलेटर्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं होते। इसी वजह से तो वहाँ पे कंडक्ट नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो जब इनके पास ऐसा कोई केस आ रहा है ना जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स के केस में ये वाला पॉइंट ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला कम इफेक्टिव होता है और ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वहाँ पे ये वाला पॉइंट काम करता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। समझ में आई कॉन्सेप्ट। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों ही बढ़ती है, और कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों कम होती है। ये समझ में आ गया। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है एलॉयज का। एलॉयज बेसिकली कंडक्टर से ही बने हुए होते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इन पे कंडक्टर्स का ही लगता है, उसी से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, ये 2-3 एग्जांपल्स होते हैं। वायर वगैरह आप बनाओगे ना, जब आप मीटर ब्रिज वगैरह सब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि हमने एलॉयज का बनाया। तो बेसिकली एलॉयज के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग एलॉयज को स्टडी करते हैं ना, तो हमें इन वायर्स की ज़रूरत जब होती है जब हम लोग चाहते हैं कि ये टेम्परेचर से कम इफेक्टिव हो, मतलब इन पे टेम्परेचर का असर बहुत कम होना चाहिए, टेम्परेचर इनकी प्रॉपर्टीज़ को कम से कम डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला है वैसी चीज़ यहाँ पे काम होती है कि जब हम लोग टेम्परेचर को चाहे बढ़ाए चाहे घटाए, यहाँ पे आर और पी है ना वो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आर और पी पे टेम्परेचर का असर बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो हमने जैसे कि मैंने बताया कि कुछ हमें डिवाइसेस ऐसी होगी जहाँ पे ऐसे वायर चाहिए होंगे जो टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, ठीक है, वो डिपेंडेंट ही नहीं हो टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब टेम्परेचर को चाहे बढ़ाए या घटाए, उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या रहते हो, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो ऐसे वाले जो मटीरियल्स हैं उनको हम लोग एलॉयज बोलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ ना, ये आर या फिर रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपर साइड पे जाते हैं। क्यों? बिकॉज मैंने बताया ये कहीं ना कहीं कंडक्टर्स से बने होते हैं, तो थोड़ा सा असर रहता है। और कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस थोड़ा सा मतलब उनमें बढ़ता है प्रॉपर, तो इसमें थोड़ा सा असर रहेगा, इसलिए स्लाइटली इंक्रीज साइड पे जाता है, बट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास रो है, तो यहाँ पे ये ऐसे कम होता है, ठीक है। और कंडक्टर्स की बात करें, आर रो कुछ भी ले लो, ये टेम्परेचर तो यहाँ पे इंक्रीज होता है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये वाले तीनों की डिपेंडेंसी हो जाएगी कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी इस पर क्या रहती है अगर हम लोग टेम्परेचर को वेरी करते हैं। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग एक फॉर्मूला लेके आते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी, अभी हमने बोला कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये वो कम ज़्यादा, तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए कि ताकि हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सके, तो हम लोग वो डिराइव कर देते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, या फिर इसको और अच्छे से बोले रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अब हमें इसके अंदर पढ़ना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है, हमने पढ़ लिया। अब उसे हमें एक फॉर्मूले की टर्म में लाना है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ चेंज इन, हम लोग ले लेते हैं कि इनिशियल ऐसा था, रेजिस्टेंस हमारा आर था, इनिशियल आर नॉट था, प्लस उसमें चेंज आए डेल्टा आर। उसी टाइप से इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर टी विच इज़ टी नॉट प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब है ये कुछ टाइम के बाद है, इसको आर एट टाइम टी, और ये जीरो इनिशियली कितना था, ये दो चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, हो सकता है। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। अगर मैं बात करूँ दिस चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने ये चीज़ अभी पढ़ी भी है थ्योरेटिकली। और किस पे चेंज डिपेंड करता है कि इनिशियली ये कितना था, इनिशियल वैल्यू कितनी थी उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है ना कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपने कितना चेंज किया उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में चेंज होगा,
एंड इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था उस पर भी फर्क पड़ता है। तो हम लोग इस रिलेशन को लिख सकते हैं डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी, लिख सकते हैं। अब अगर इस प्रोपोर्शनल को मैं खोलती हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा आर नॉट डी टी हो जाएगा, और दिस अल्फा इज ना आर टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म है, बट ये जो प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है प्रॉपर्टी, मीन्स मटेरियल्स के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। कंडक्टर्स के लिए अलग होगी, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग होगी, एलॉयस के लिए अलग होगी, तो इनकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटीरियल एंड ऑल्सो ऑन द मटीरियल, ठीक है। तो ये रिले बार बार पता नहीं क्यों गिर रहा है। चलो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। अब देखो अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं कि हमारे पास इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो आर आई है और फाइनल आर एफ है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ना। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू रेजिस्टेंस की निकालनी है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एल्फा आर नॉट डी टी। अब एल्फा आर नॉट तो बाहर है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अरे यार हटा ही देते चलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब हमें लिमिट निकालनी है कि रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। इनिशियल आर आई, फाइनल आर एफ, डेल्टा भी टाइम भी सॉरी टेम्परेचर भी इनिशियल टी आई, फाइनल टी एफ हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा आर एफ माइनस आर आई, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट, और ये भी हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इनिशियल कितना था फाइनल कितना था। तो इसको मैं अगेन डेल्टा टी लिख सकती हूँ ना, बिकॉज हमें किसी इंस्टेंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, टेम्परेचर की नहीं निकालनी है, तो इसलिए मैं डेल्टा टी लिख सकती हूँ अभी इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा आर एफ माइनस आर आई, और आर आई इनिशियली कितना था, आर नॉट ही तो था ना, यही तो हमने अभी बताया कि इनिशियल हमारा आर नॉट था, तो आर आई को हमने आर नॉट लिख दिया इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी हो जाएगा। और आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा, आर एफ इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। आप आर नॉट इसको कॉमन ले लो तो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, एंड दिस इज आर एफ। ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, वेयर आर एफ इज द रेजिस्टेंस एट एनी पर्टिकुलर टाइम। मतलब फाइनल का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एंड में नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 सेकंड बाद हमें निकालना है, दैट इज आर एफ। आर नॉट इनिशियली वो कितना था, वो अल्फा इज द टेम्परेचर कांस्टेंट, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल लिया, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ अल्फा की ना, तो ये कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स के लिए बात करूँ तो ये नेगेटिव होगा, एंड एलॉयस के लिए बात करूँ तो ये बहुत ही कम या फिर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 होगा। वाई सी, हमें पता है कि कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, आर भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी रो भी बढ़ता है। देखो ये रिलेशन हम लोग रेजिस्टिविटी के भी निकाल सकते हैं, सेम ऐसे भी हो सकता है अगर आपको रेजिस्टिविटी के लिए पूछा है तो। अब देखो हमें चाहिए कि जब हम लोग कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे चलो इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लूँगी, इसकी 1 माइनस करूँगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक में से कुछ घटा रहे हो तो नेगेटिव ही होगा, तो इसका मतलब हमारा फाइनल रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। जबकि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा टी इज पॉजिटिव बिकॉज टी एफ माइनस टी आई, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फाइनल ज़्यादा हुआ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ओवरऑल भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे यानी डेल्टा टी जब पॉजिटिव है तो हमारा रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरे केस में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो यहाँ पे हमें कम करना है इसलिए अल्फा का साइन नेगेटिव आ जाएगा। और एलओएस में क्या होता है, डिपेंड ही नहीं करता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो या तो अल्फा की वैल्यू 0 कर दो या फिर बहुत ही कम करो ताकि ये इस पर कुछ ज़्यादा इसके ऊपर असर नहीं आए इसका। तो इसलिए या तो बहुत ही कम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू होती है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर।
तो हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। एक में हमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन के अंदर हमें, मैंने आपको बोला था आर जो फाइनल होता है ना दैट इज एट एनी पर्टिकुलर टाइम, बट इट विल बी मोर प्रिसाइज टू से एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको टेम्परेचर से वेराई करेंगे। तो देखो आर है 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे 3.15 गिवन। देखो हमारा फॉर्मूला होता है आर एफ इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे आर एफ हमें गिवन है विच इज़ 3.15, आर नॉट हमें नहीं गिवन, 1 प्लस एल्फा हमें नहीं गिवन, टेम्परेचर इज टी एफ माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इस टी नॉट हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, टी नॉट फिक्स हो जाएगा और टी एफ हम लोग क्या लिखेंगे 20, यहाँ पे टी 20 डिग्री, सॉरी पूरी की जगह 20 डिग्री लिखेंगे, इस टाइप से हो जाएगा। दूसरा रिलेशन है हमें गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3.75 इक्वल्स टू आर नॉट, तो सेम ही रहेगा। अगर हम लोग किसी एक वायर के लिए बात कर रहे हैं तो इनिशियली तो उसका रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा ना, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल के वायर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कॉपर का वायर है, ठीक है, उसका 20 डिग्री पे इतना रेजिस्टेंस होता है, 100 डिग्री पे इतना रेजिस्टेंस होता है। अरे तो भाई जब कॉपर का ही वायर है तो इनिशियली तो दोनों सेम ही होगा और उसका अल्फा भी सेम होगा ना, बिकॉज उसी मटीरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा और यहाँ पे 100 डिग्री पूछा है, 100 माइनस टी डॉट, इनिशियल टेम्परेचर, अगर आप रूम टेम्परेचर लेके इसको कंसिडर कर सकते हो। अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आर नॉट को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों में आ रहा है। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज आर नॉट कॉमन है, ये एलिमिनेट कर दो। टी नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर रूम टेम्परेचर की बात करिए ना तो क्वेश्चन में गिवन होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड या जितना भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको रखना है। टी नॉट की वैल्यू गिवन होगी, मैं अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, तो ये 23 लेके चल लो आप इसको, और आर नॉट आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा R2 माइनस R1 अपॉन ये आ जाएगा R1 T2 माइनस R2 T1। सारी फॉर्मूला, दिस इज द टेम्परेचर T2, मतलब ये वाला टेम्परेचर 100 डिग्री, T2 इज 100 डिग्री एंड T1 इज 20 डिग्री, ऐसे। ठीक है ना, अब वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा की, और जो अल्फा आप कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा ही आएगा 0.0025 सेंटीग्रेड इनवर्स। अल्फा का जो यूनिट होता है ना ये होता है 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपके पास इस पर आ जाएगी। अब मैं अगर इसकी बात करूँ, ये तो बहुत ही सिंपल है, आर एफ यानी आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस टी एफ माइनस टी नॉट लिख दो ना, बिकॉज दो टेम्परेचर एक ही के लिए बात करिए। आर टी यानी 300 पे कितना गिवन है 1, आर नॉट इनिशियली हमें सॉरी हमें आर टी, ठीक है ना, कितने टेम्परेचर का हमें पता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू 2 ओम गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 ओम। यानी हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन और टी एफ कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो 2 इक्वल्स टू जो आर टी पे गिवन है, ये इससे ज़्यादा है ना तो ये फाइनल ही होगा। ठीक है, ये इससे ज़्यादा है तो फाइनल होगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग कंडक्टर के केसेस लेकर ही चलते हैं। अब वायर का नाम गिवन होगा ना, कॉपर वगैरह, तो आपको पता पड़ जाएगा कंडक्टर है तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज वाला ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये बाद वाले टेम्परेचर का, फाइनल टेम्परेचर का। इसकी वैल्यू 2, इनिशियली वैल्यू कितनी है 1 ओम, 1 प्लस अल्फा, अल्फा हमें नहीं पता है, अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 0.00125। टी है फाइनल टेम्परेचर कितना है हमें नहीं पता, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अब यहाँ पे आपको है ना डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है ना, तो इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी यूनिट 1 अपॉन केल्विन भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आप कहाँ 300 वगैरह कैलकुलेट करने लगोगे, तो 300 डिग्री यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे 27 पुट कर दो। अब आपके पास सारी चीज़ें टीएफ के अलावा, टीएफ कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका 127.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन क्वेश्चन केल्विन में पूछा है तो ऐड कर लो, 273 आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। ठीक है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन होता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आपको चाहे अल्फा पूछा है चाहे फाइनल पूछा है, आप इजीली रख के सॉल्व
कर सकते हो। आई थिंक इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि टी और टी नॉट नहीं गिवन, टी नॉट गिवन होगा। इस क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर गिवन है 23 डिग्री के रखे, इसको सॉल्व कर देना। देखो अब मैं ना डेली क्लास ले नहीं सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वीक में 2 से 3 बार पढ़ाती हूँ और 1-1.5 घंटे मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा की क्लास लेते हो आप लोग देखेंगे ही नहीं, ठीक है। 2-2.5 घंटे की क्लास नहीं देखोगे, मुझे भी अच्छे से पता है। तो अब अगर वीक में 2 या 3 वीडियोस बना के सिर्फ 1 घंटे की क्लास लेके एक एक न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में बताऊँ तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मेरी समझो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी और ऐसा लगता है कि अरे नहीं इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो ऑब्वियसली बातें कराऊंगी। लेकिन छोटे मोटे कैलकुलेशन है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आप इजीली कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये है कलर कोडिंग या फिर कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें ऐसे वायर्स चाहिए जो टेम्परेचर से उनका डिपेंडेंस बहुत कम हो, मतलब टेम्परेचर को हम लोग कम ज़्यादा करें, उससे हमारे वायर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा हमने मान लो कि हमें कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करना पड़ गया, ठीक है, और अगर वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा वायर का। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो एलॉयज का ऑप्शन हमारे पास रहता है। हमने पढ़ा है कि एलॉयज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ सही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि इनसे हम लोग, बिकॉज ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, तो हम लोग इस पर बहुत हाई रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस की कहीं नीड है तो वो हमें नहीं मिल सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी लिए एक बेटर ऑप्शन आता है कार्बन का, कि हम लोग कार्बन के वायर्स ले सकते हैं। तो कार्बन में क्या है, ठीक है, हमें हाई रेजिस्टेंस मिल जाएगा, हाई रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी इस पर रहती है। दूसरी चीज़ है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, वेरी कॉम्पैक्ट, मतलब बहुत ही छोटा होता है। तो कॉम्पैक्ट है ना, तो कॉम्पैक्ट पे हमें वैल्यूज़, जो हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ना कि वैल्यूज़, तो वो शो नहीं हो सकती कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो हमें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम लोग कैसे यहाँ पे वैल्यू निकालें। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये कुछ कार्बन का वायर है, तो वैल्यूज़ बहुत ही छोटी छोटी होती है कि वो रीड नहीं कर सकती। इधर तो मैंने बहुत बनाया, पता है वायर बहुत एक्चुअल में छोटी होती है, तो हमें जो वैल्यूज़ है, जो डेटाज है, वो वहाँ पे अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ पैटर्न रखते हैं। पैटर्न का मतलब है जैसे कि हमारे पास ये वायर है, तो यहाँ पे 4 रिंग्स की फॉर्म में 4 ऐसे बनी हुई होती है, और उन पे अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग, इस पे अलग कलर होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा, 2 पे सेम भी हो सकता है, लेकिन इन पे कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के रिंग होती है। तो उन रिंग्स को आइडेंटिफाई करके थ्रू दिस टेबल हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कार्बन का वायर इतना कॉम्पैक्ट होता है कि उस पर हमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू लिखी हुई होगी ना, वो हमें पता नहीं पड़ पाएगी कि इसका कितना रेजिस्टेंस है जो ये हैंडल कर सकता है, टॉलरेंस कितना है इसका रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 रिंग्स बनी हुई होगी, और रिंग पे कलर्स को देख के हम लोग उसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमें कुछ वैल्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वैल्यू वैसे भी बहुत ही छोटी होगी जो हमें रीडेबल नहीं होगी। तो इसीलिए कलर्स की फॉर्म में रिंग बनी होती है, कलर आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है कि हाँ ये रेड है, ब्लू है, ये ग्रीन है, उसको देख के हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, जो फर्स्ट 2 रिंग्स है ना, वो सिग्निफिकेंट नंबर को शो करेगी। किसको, सिग्निफिकेंट नंबर। जो ये 3rd नंबर वाली रिंग है ना, वो शो करेगी मल्टीपल को, मल्टीपल को। और जो 4th रिंग है ना, वो शो करेगी टॉलरेंस को। क्या चीज़ें होती है सब पता करेंगे, लेकिन 4 रिंग है, चारों की चारों रिंग किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। जो फर्स्ट 2 रिंग्स है वो रिप्रेजेंट करेगी सिग्निफिकेंट नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, ठीक है। जो 3rd रिंग है वो किसी मल्टीपल को शो करेगी कि कितना मल्टीपल है 10 का मल्टीपल होगा कितना, 10 की पावर 0, 1, 2 मल्टीपल को शो करेगी। 4th नंबर है टॉलरेंस की, इसका टॉलरेंस कितना हो सकता है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, मैंने पहले से लिख रखी है टेबल। कलर्स फर्स्ट में हमारे पास है कलर्स, ठीक है, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ।
तो इस टाइप से ये हमारे पास कलर्स है, 9 कलर्स है, उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और कलर है, तीन ऑप्शन और है। फिर इनके सिग्निफिकेंट नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, 2, 3, 4 ऐसे। मल्टीपल भी सेम होगा, जैसे 0 है तो मल्टीपल 10 टू द पावर 0, 1 है तो मल्टीपल 10 टू द पावर 4, यहाँ तक। गोल्ड, सिल्वर, कलरलेस के लिए ना तो सिग्निफिकेंट नंबर है ना इसके लिए मल्टीपल, पर इनके लिए टॉलरेंस वैल्यू, बाकी कलर्स के लिए टॉलरेंस वैल्यू 0 है, कोई टॉलरेंस वैल्यू नहीं होगी, बट गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस, ये 3, कलरलेस का मतलब कोई कलर ही नहीं होगा, उस केस में हमारे पास कलरलेस मतलब वाइट टाइप का, तो उस केस में हमारे पास टॉलरेंस वैल्यू है जब गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस हो, दैट इज +5% फॉर गोल्ड, +10% फॉर सिल्वर, +21% फॉर कलरलेस। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक हमको क्वेश्चन में पूछा है कि इस टाइप का एक कार्बन वायर है, 4 रिंग दे रखी है और चारों रिंग पे कलर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन लेट्स से, एंड दिस इज सिल्वर। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन फॉर दिस कार्बन वायर। ठीक है, तो कलर कोडिंग की हेल्प से आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो मैंने बताया था कि फर्स्ट टू रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सिग्निफिकेंट नंबर को। रेड का सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, रेड का सिग्निफिकेंट नंबर है 2, तो ये हो जाएगा 2। ग्रे दूसरा है येलो, येलो का सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 24। फिर आता है मल्टीपल, मल्टीपल थर्ड नंबर वाला क्या, मल्टीपल को शो करता है, थर्ड नंबर कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन मतलब मल्टीपल हो जाएगा 10 टू द पावर 5। टॉलरेंस लास्ट होता है टॉलरेंस, तो सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, तो ये हो जाएगा +-10%। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा कलर कोडिंग की हेल्प से। ठीक है, तो अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि चलो ये चीज़ तो बहुत इजी है, लेकिन ये कब इजी है, जब आपको ये टेबल याद होगी, कि टेबल याद नहीं होगी तो ये इजी नहीं होगा। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है, मैंने आपको एक टेक्निक बतानी, सब जगह आई थिंक यही टेक्निक यूज़ होती है, यही शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ होता है याद करने के लिए। तो ये जो कलर्स है ना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इनके जो इनिशियल्स है ना वो ये देखो, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये इसको याद करने का तरीका होता है। मुझे हमारे टीचर ने ये सिखाया था, आपके टीचर ने कोई और इजी तरीका बताया तो मुझे बताना इसको याद करने का, पर हमारे लिए यही था, बीबी रॉय हो जाएगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और गोल्ड, सिल्वर, कलरलेस, ये चीज़ आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी, बहुत ईजी है, 3 कलर तो याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। फिर आगे की जो टेबल है वो तो ईजी है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, 3, 10 टू द पावर 0, 1, 2, 3, उनके लिए टॉलरेंस 0, ये चीज़ ईजी हो जाएगी। तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इससे आपको ये टेबल याद हो जाएगी। टेबल याद है, ये चीज़ बहुत ईजी है, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर को, थर्ड मल्टीप्लाई को, फोर्थ टॉलरेंस को। ओके, सो ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था। अगर आपको टेबल याद है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा ना, अभी हमने इतना डिटेल में ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, क्या वहाँ से रेजिस्टेंस के फॉर्मूला क्या निकलेंगे, लेकिन वो हमने स्केलर फॉर्म पढ़ा था। स्केलर फॉर्म किसका, ओम्स लॉ का। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। स्केलर फॉर्म क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे इसके अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, हम लोग किसी कंडक्टर के लिए बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये हमारा डेफिनेशन था, हमने पढ़ा था हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। देखो वहाँ पे मैंने V लिखा था, पर मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि V इंडिविजुअल कोई टर्म नहीं होते, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन एक पॉइंट हम लोग इनफाइनाइट पे ले लेते हैं और उसके वहाँ पे पोटेंशियल हम लोग 0 मान लेते, इसलिए हम लोग V लेके चलते हैं, बट ओरिजिनली इट इज़ डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I, और वहाँ से आया था डेल्टा V इक्वल्स टू IR। R क्या था हमारा रेजिस्टेंस, दैट इज डेल्टा V अपॉन I। बेसिकली हम लोग अगर एक ग्राफ प्लॉट करें डेल्टा V और I में, ये स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप या फिर ये tan थीटा ले लो, tan थीटा इक्वल्स टू R होगा। ठीक है ना, ये चीज़ अभी तक ग्राफ वाली ये सारी चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। आज मेरी इंक नहीं है मेरे पास और ये बहुत ही लाइट चल रहा है। तो ये तो था हमारा स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म किस लिए था, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर होता है, करंट स्केलर होता है, रेजिस्टेंस स्केलर होता है, तो ये स्केलर फॉर्म था। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म, एक बार रुकते हैं, ये चलता है तो वेक्टर फॉर्म, ओके ये चल रहा है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की हम लोग यहाँ पे बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले स्केलर फॉर्म क्या है, ये है।
अब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है ना, तो हमें पता है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होता है, लेकिन हम लोग लेंथ लेके चलते हैं कंडक्टर की, तो ई एल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेल्टा वी होता है ना, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि डेल्टा वी स्केलर है, हमको इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो सारी टर्म्स में वेक्टर की आनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ई है ना, स्ट्रेंथ वाला, इसकी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन है डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। और ये मैग्नीट्यूड, वैसे माइनस होता है, ये मैग्नीट्यूड है इसलिए पॉजिटिव का, तो आप लिख दो ई मल्टीप्लाई बाय एल यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आई करंट हो जाएगा, आर की जगह रो एल या फिर ये स्मॉल एल ही होगा, ये भी ए लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब आगे देखो, L से L तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा E, दिस इज वेक्टर I रो अपॉन A हो जाएगा। अब हमें पता है, हमने एक टर्म पढ़ी थी करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया पढ़ा था, दैट वाज J वेक्टर था ना, तो वही हो जाएगा E इक्वल्स टू J रो एंड दिस इज ऑल्सो वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कि E इक्वल्स टू जे रो, वेयर J इज करंट डेंसिटी एंड रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं J इक्वल्स टू E अपॉन रो, J इक्वल्स टू सिग्मा E। 1 अपॉन रो को मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट करा है और ये होता है कंडक्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी एंड 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग आपको ये रखना है। तो ये सिंपल सा एक टर्म हो जाएगा, इसमें आई थिंक कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारे पास कुछ ग्राफ्स आते हैं ओमिक डिवाइसेस के लिए और नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए। ओमिक डिवाइसेस का मतलब है, ओमिक डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइसेस जो ओम लॉ को 100% फॉलो कर रही है। इसका मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कंडक्टर, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर रहे थे। तो अगर वो एकदम प्रॉपर फॉलो करी, मतलब हमारे पास ये आना चाहिए, दिस इज डेल्टा वी, दिस इज आई, प्रोपोर्शनल, बस एकदम स्ट्रेट लाइन, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी लो, बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो दैट विल बी आर ओमिक डिवाइसेस जिसको 100% फॉलो करती है। लेकिन अगर मैं नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात करूँ, तो नॉन ओमिक डिवाइसेस का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो करंट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, ग्राफिकल वे में अच्छे से फॉलो नहीं करती है, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। जब हम लोग ओमिक डिवाइसेस की बात करते हैं ना, तो हम लोग मैक्सिमम लो टेम्परेचर या फिर जब रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। देखो रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होता है, आप लोग अभी अगर आपने प्रैक्टिकल्स करने लगे हो तो आपको पता होगा कि हम लोग काफ़ी बार ये रेजिस्टेंस को ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो दैट इज ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर अभी तक आपने पढ़ा हो नहीं बताया मैं बता देती हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैंने किसी सर्किट में ऐसे लिखा है तो मतलब मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को दिखाया, रेजिस्टर लगाया है मैंने, ठीक है, रेजिस्टर बेसिकली, नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टर। और अगर वेरिएबल है कि हमें ऐसा रेजिस्टर निकालना जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो हम लोग एक एरो ऐसे बनाते हैं, वो शो करता है कि इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है। लेकिन जब हम ओमिक डिवाइसेस पढ़ते हैं ना, तो वो बेसिकली लो टेम्परेचर और जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना, ऐसी डिवाइसेस ओमिक लॉ को, ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, वो ओमिक डिवाइसेस में आती है। अगर हाई रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर्स लेके चलते हैं ना, तो वहाँ पे हमें नॉन ओमिक ग्राफ्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें मेटल्स की, ठीक है, मेटल्स आर ऑल्सो कंडक्टर्स, तो इसमें कैसा होगा, आई वी ले रहे हैं हम लोग, चलो वी आई, तो नॉर्मली ये सॉरी ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है कुछ लिमिट तक, लेकिन उसके बाद में जाके ये वोल्टेज तो बढ़ता जाता है लेकिन करंट कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है करंट का। तो इस टाइप की डिवाइसेस है जो ओम लॉ को यहाँ तक फॉलो करी, आगे फॉलो नहीं कर रही है, तो ये वाली नॉन ओमिक डिवाइसेस आ जाती है। और ये किसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है हमारे पास मेटल का, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए पर स्ट्रेट नहीं होके ऐसे हो जाती है। और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस में भी कॉन्स्टेंट हो बट द टेम्परेचर विल बी हाई। ये तो हो गया मेटल्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी और भी डिवाइसेस है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं डायोड। डायोड आप लोग पढ़ोगे क्लास के पार्ट सेकंड में, फिजिक्स के पार्ट सेकंड में। तो डायोड का ग्राफ कैसे होता है, ये इस टाइप से होता है,
इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे आके ब्रेक डाउन वाली कंडीशन होती है। रिवर्स बायस में पढ़ोगे जब आप सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे, दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायस, दिस इज फॉर रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये डायोड के लिए यहाँ पे भी देखो ओम्स लॉ बस कुछ हद तक फॉलो होता है, उसके बाद में एकदम से ये ब्रेक डाउन होने के बाद में सैचुरेशन आ जाता है। किसका, यहाँ पे वोल्टेज का सैचुरेशन आ रहा है। तो इस टाइप की डिवाइसेज है जो ओम्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रही है, तो नॉन ओमिक डिवाइसेज में हो गए। और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांजिस्टर का। अगेन दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे अलग अलग वोल्टेजेस के लिए, सॉरी अलग अलग जब आप उसकी वैल्यू लोगे ना, यहाँ पे कुछ रहता है बेस रीजन और कलेक्टर रीजन्स, तो वहाँ पे अलग अलग के लिए यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ना इसके सैचुरेशन के, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने ये सेम कर दिया, ये अलग होना चाहिए। एक सेकेंड, जैसे ये यहाँ से निकल रहा है तो ये थोड़ा आगे से निकलेगा, वापस बना देते हैं इसको। इस टाइप से। तो ये जो पॉइंट होता है ना वोल्टेज का, वो तीनों ही के लिए अलग अलग रहता है। तो ये भी ओम्स लॉ को अच्छे से फॉलो नहीं करता, नॉन ओमिक डिवाइसेस में आता है। एक फिर हम लोग और डिवाइस कौन सी ले सकते हैं, हम लोग ले लेते हैं ट्रायोड। ट्रायोड ये सब आप लोग पढ़ोगे जब आप सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है वो, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी कि डायोड्स, सेमीकंडक्टर्स को जब अच्छे से पढ़ोगे, डायोड्स, ट्रायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें। ट्रांजिस्टर तो शायद इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है। ज़्यादा ऊपर चले गए, इस टाइप से अलग अलग रीजन्स होते हैं। ये लीनियर रीजन होता है, फिर सैचुरेशन रीजन होता है, अलग अलग रीजन्स होते हैं। ये ओमिक रीजन्स होता है बीच में। तो यहाँ पे भी आप देखो कि ओम्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करता है। तो ये भी एक किसका हो गया, नॉन ओमिक डिवाइस हो गया। अब लास्ट इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनाइड का, ठीक है, IV। ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, हाँ ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें इस टाइप से, और यहाँ पे हमें नेगेटिव रीजन, जहाँ पे स्लोप नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव रीजन भी देखने को मिलता है। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर गैलियम आर्सेनाइड। तो ये कुछ बहुत ही मतलब बेसिक टाइप के एग्जांपल्स है, और ये मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या ग्राफ है, लेकिन ये सारे ग्राफ्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज काफ़ी बार क्वेश्चन सिंपली ऐसा आ जाएगा कि कौन सी डिवाइस ओमिक है, कौन सी नॉन ओमिक है, या फिर आपको पूछ लेगा सिंपली के आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, या फिर आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, किसी का भी। ये बहुत ही बेसिक है जो आपके उसमें NCERT के अंदर गिवन है, वही मैंने करवाई है, और मेनली यहीं से आता है, इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला। तो ये कुछ डिवाइसेज हैं जिनके अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस टाइप का ग्राफ कौन सी डिवाइस को शो करता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, नॉन ओमिक डिवाइसेज। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक और हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का, बैटरीज वगैरह के अंदर जो होते हैं ना सोल्यूशन, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक I वर्सेस, ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट है, तो उसका ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का। दिस इज द लास्ट, लेट मी चेक, ये हमारा लास्ट है, ओके दिस इज द लास्ट। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। द रीज़न इसकी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो रहा होगा, लेट मी चेक कितने टाइम का हो गया, हाँ 1 घंटे से ज़्यादा का हो चुका है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमने विल से कि 30% चैप्टर का कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, उनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज़, पैरेलल, देन उनके अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस के लिए कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इसके बाद में फिर जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें बैटरीज वगैरह इसी चैप्टर के अंदर है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फ्रिक्वेंसी, EMF एंड और क्या आ जाएगा, बैटरीज वगैरह आ जाएगा, वो सारा उनके भी कॉम्बिनेशन होंगी, किरचॉफ्स का लॉ होगा, वो सारा का सारा शायद हम लोग थर्ड पार्ट में या मे बी सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत आ जाए, बाकी थर्ड पार्ट में करेंगे। 3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट करना है और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 3 पार्ट में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं।
थोड़ा सा मैं फास्ट करा रही हूँ मुझे पता है, बट मैं फास्ट कॉन्सेप्ट वाइज नहीं करा रही हूँ, मैं फास्ट न्यूमेरिकल वाइज करा रही हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं करा रही हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितने आपके पास तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर आप कोचिंग जाते हो आपके पास शीट्स मिलेगी, डीपीपी मिलती है डेली का सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। फिर कहीं प्रॉब्लम आती है कि दिस कॉन्सेप्ट इज आउट ऑफ माई माइंड कि ये तो हो ही नहीं रहा है, कि मतलब अलग है, ऐसा मैंने नहीं करवाया, तो आप मुझे बताओ, मैं पक्का उसको सॉल्व करके आपको शॉर्ट में डालूंगी या फिर किसी वीडियो में डालूंगी। सो दैट इज़ अप टू यू, आपको मुझे बताना है। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।